नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 14 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे हम जानेंगे सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। दूसरा, हम यहाँ पर G7 में स्टेटमेंट डिक्लेयर किए गए हैं कि इंटरनेट पे जो भी कर्ब लगाए जाते हैं, रोक लगाई जाती है, वो डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है। जानेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा अगर आगे चलें तो पेज नंबर 4 से हम एक न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 80% ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का कवर हो चुका है मॉनसून के अंडर 10 दिन के अंदर अंदर। जानेंगे क्या है मुद्दा पूरा। इसके अलावा यहाँ पर केरला में पेड़ों की कटाई को लेकर के एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, तो ऐसे में हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। यहाँ से आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है आपका पेंडेमिक के टाइम पे 4 फूड रिकॉर्ड्स कौन से अचीव हुए हैं, और दूसरा टिग्रे क्राइसिस एरिट्रिया के अंदर क्या मुद्दा चल रहा है, इथियोपिया में क्या मुद्दा चल रहा है वो जानेंगे इसके थ्रू। आगे देखते हैं। वर्ल्ड पेज पे G7 कंट्रीज ने जो की इश्यूज पर एग्रीमेंट किए हैं उन एग्रीमेंट्स के बारे में जानेंगे। इकोनॉमी पेज पे देखते हैं। इकोनॉमी पेज पे एक आर्टिकल डिटेल में देखेंगे, दैट इज IMF चीफ ने ये कहा है कि 1 बिलियन वैक्सीन डोजेस तो एक शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबी दूरी तय करनी है। जानेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा बचे हुए पेपर की समरी लेंगे लास्ट में। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल्स को डिटेल में। देखो, जनरल स्टडीज पेपर 4 की बात करें, जहाँ पर एथिक्स और हम एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की इनकी बात करते हैं, तो यहाँ पर वहाँ पर सवाल आता है। एक पॉइंट है दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक इश्यू जो है वो कहीं ना कहीं बार बार आता रहता है न्यूज़ में, जिसको बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि एक इंडिविजुअल जिसको अच्छी खासी पोस्ट मिली हुई है, वो या तो CEO है, MD है, कुछ अच्छी पोस्ट पर है किसी भी कॉर्पोरेट बिजनेस में, और फिर उसके बाद में वो अपनी इस पोस्ट का फ़ायदा उठाता है खुद के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो चंदा कोचर, ठीक है, ICICI की CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, जब वो इस पोस्ट पर थी ICICI की बैंक के, तब उन्होंने अपने पति के थ्रू एक बड़े बिजनेस हाउस को बहुत बड़ा लोन सैंक्शन करवाया था ICICI से। तो इससे क्या हो गया कि आप एक तरफ तो उस कंपनी के मालिक के तौर पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन के तौर पे वहां पर बैठे हो, आपके हाथों में बहुत सारी पावर्स कन्फाइंड है, उसके बावजूद आप अपने खुद के इंटरेस्ट को फुलफिल करने की बात करते हो। दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो वही बात हो गई कि एक बंदे ने क्राइम किया और वो खुद ही जज करेगा कि हाँ भाई मेरे को कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के चलते अभी हमने कल परसों कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ देखी थी कि पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये एक NBFC है, इसमें पंजाब नेशनल बैंक के खुद के स्टेक्स अब डाउन होते चले जा रहे हैं। वजह USA की एक कंपनी है जिसका नाम है द कार्लाइल, ठीक है। ये ग्रुप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है। दूसरा, HDFC के फॉर्मर MD जिनका नाम है आदित्य पुरी, वो इस कंपनी की पैरवी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, उस इन्वेस्टमेंट में अमेरिका की जो मेन पेरेंट कंपनी है कार्लाइल, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके बीच में लिंक आ रहा है। तो इन शॉर्ट, इंटरेस्ट, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चलते अब यहाँ पर जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई हम 4000 करोड़ रुपए के इन इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी रिलीज कर देंगे, शेयर्स रिलीज कर देंगे जिसमें ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा हैंडओवर करने की बजाय इसमें कहीं ना कहीं एक कैविएट है, एक वार्निंग है। सिंपल सी उस वार्निंग को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसका थोड़ा एग्जांपल आप ICICI का दे सकते हो, ठीक है। यस बैंक में भी जो राणा कपूर के ऊपर जो एक्शन लिए गए थे वो भी कुछ ऐसा ही था। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में देखो, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोट कर पाओगे, राइट। तो उस तरीके से हमने डिस्कस किया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट साइन कर लिया है G7 कंट्रीज की जो मीटिंग हुई है कॉर्नवेल UK में, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक इंटीग्रेटेड पार्ट माना गया है कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पावर है
और इंटरनेट के ऊपर अगर कोई लगाम लगाई जाती है तो वो डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है। तो ये चीज़ बोली गई है। देखो वो बात ठीक है कि हमारे यहाँ पर भी आईटी रूल्स लाए जाते हैं, उनके चलते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक तरीके से रेगुलेशंस इम्पोज की जाती हैं। तो ऐसे में बहुत माहौल बना हुआ है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्व करने की कोशिश की जा रही है। बट पॉइंट ये आ जाता है, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को फैलने से रोकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो G7 कंट्रीज़ ने ओपन सोसाइटीज़ की बात की है। दैट मीन्स जहां पर कोई भी इंडिविजुअल अपनी फीलिंग्स को, अपनी सोच को एक्सप्रेस कर सके। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करने के लिए। और इसी चीज़ को अपहेल्ड किया है इंडिया ने भी, और सपोर्ट में इंडिया ने इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। और अभी जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट के टाइम पे थीम क्या रही? बिल्ड बैक टुगेदर ओपन सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज। ठीक है, हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो कि वर्चुअली थे वहां पर, इन पर्सन नहीं थे पार्टिसिपेंट्स में। इसके अलावा आगे देखें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो अपहेल्ड रहना ही चाहिए, पर साइबर स्पेस भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। यहां पर कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज करते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट रहता है, तो उसको भी बोले थोड़ा अलर्ट होकर के हमें आगे चलने की ज़रूरत है। देखो हमने टेररिज्म का भी बहुत सारा घाव झेला है। इसके अलावा जो एक्सट्रीमिज्म जो होता रहता है, बहुत ज़्यादा कट्टरवादी पंथियाँ हमारे देश में चलती आ रही, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रख करके इंडिया ने अपने स्टेटमेंट्स में एक रिजर्वेशन भी रखा है। कैसे कि G7 कंट्रीज़ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई मई में, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने क्या कहा कि ओपन सोसाइटीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी है, या फिर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम, स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, ये मानते हैं, पर हमें बहुत सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि फेक न्यूज़ या फिर ये डिजिटल मैनिपुलेशन करने की जो कोशिशें की जाती हैं, इसके चलते पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने की कोशिशें बार बार होती रहती है। सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर में जो बार बार इंटरनेट कर्व किया जाता है, उसको लेकर के इंडिया पे सवाल भी उठाए जाते हैं। तो दूसरी तरफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे कंट्रोवर्शियल एक्ट्स, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है, ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर सवाल भी है, कड़ी निगरानी भी है, पर इंडिया भी अपनी तरफ से पूरी डिटेल देने में पीछे नहीं है। इसके अलावा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें तो वहां पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो ओपन सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कंटिन्यू रखा जा रहा है, बीइंग अ ह्यूमन राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे, आप यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला हम देख ही चुके हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करी ली फंडामेंटल राइट्स में। अच्छा, इंडिया ने उस चीज को सपोर्ट नहीं किया जिसमें चाइना को बिल्कुल क्रिटिसाइज किया गया है, पर्टिकुलरली हांगकांग और शिनजियांग रीजन में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। हांगकांग में तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा सैंक्शन लग रहे हैं, वहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं उनको सप्रेस किया जाता है बार बार हांगकांग में। यहाँ तक कि सेंसर बोर्ड भी अब क्रिएट कर दिया गया है, जिसमें कि चाइना की रूलिंग के अकॉर्डिंग अब हांगकांग में मूवीज़ बनेगी। ठीक है, शिनजियांग रीजन की बात करें तो उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर वहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डालना, यूनिलैटरली उनको बहुत ज़्यादा परेशान करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इन सब चीज़ों को इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया। ये देखो, इंडिया ने साइन नहीं किया है इस स्टेटमेंट को। बाकी वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इंटरनेट पे कर्व जो है वो डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है, उन रेजोल्यूशन पे इंडिया ने अपनी सहमति दी है। आगे चलते हैं हम। G7 कंट्रीज ने की एग्रीमेंट किए हैं 4। ठीक है, अब हम वर्ल्ड पेज पे हैं सीधा। ठीक है, क्योंकि G7 की बात आ गई तो एक साथ ही खत्म कर दे तो ठीक रहेगा। सबसे पहले तो कोविड वैक्सीन को लेकर के बोला गया है कि 1 बिलियन कोविड-19 की वैक्सीन डोजेज वो दी जाएगी पुअरर कंट्रीज को। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि भाई ये तो बहुत कम है, पर चलो ठीक है, शुरुआत तो हुई। दूसरा, क्लाइमेट चेंज को लेकर के बात आई तो G7 कंट्रीज ने कमिटमेंट लिया है कि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में $100 बिलियन पैसे इकट्ठे करना रिच कंट्रीज के द्वारा, जिससे कि गरीब देशों की सहायता की जा सके क्लाइमेट चेंज को कर्व करने में, तो उसके लिए भी सहमति देखने को मिली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट है चाइना को लेकर के कि हांगकांग और उइगुर मुस्लिम्स के साथ में जो शिनजियांग रीजन में जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, उसके लिए चाइना की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, इन्वेस्टिगेशन करना, इसके लिए भी रेजोल्यूशन पारित किया गया, एग्रीमेंट हुआ है G7 में। और इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स, जिसमें यह फिक्स हुआ है कि कम से कम 15% टैक्स लगाया जाएगा सभी लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज से, मतलब लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज पे। इससे क्या होगा कि उन कॉरपोरेट्स को
इस चीज से रोका जा पाएगा कि वो टैक्स हेवंस का फायदा ना उठाए। जैसे मैंने बताया था, नेदरलैंड्स की बात करो, लग्जमबर्ग की बात करो, इधर आप बात कर लो, मान लो मॉरिशस की बात करो, आयरलैंड की बात करो, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां अपना हेडक्वार्टर खोल देती हैं, या पनामा की बात कर लो, ये ऐसे कंट्रीज है जहां पर टैक्स बिल्कुल ही नहीं लगता, तो वो अपने हेडक्वार्टर को वहां खोल देती है और वहां से फिर इन्वेस्टमेंट लेकर के आते हैं बड़े कंट्रीज में। तो यूएसए ने देखो इसमें सपोर्ट किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये 4 एग्रीमेंट्स हैं जो फाइनलाइज हुए हैं G7 इस मीटिंग में। ओके, आगे चलते हैं। अब फिर आ गए हम पेज नंबर 4 पे। वहां पर है कि पेड़ों की कटाई के चलते, वो भी लैंड, रेवेन्यू लैंड पे, तो ऐसे में एक स्कैंडल का माहौल बना हुआ है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है केरला में। अब देखो बात ऐसी है, स्कैंडल तो बाद की बात है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि केरला के रीजन में देखो, अगर साउथ इंडिया की बात करो तो केरला वाले रीजन में आपको एक तो नीलगिरी हिल्स, अनामलाई हिल्स, इनका बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। तो केरला बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, पहली चीज़। दूसरा, अब आपको देखना क्या है, ज्योग्राफी की बुक निकालो और जो अपना हमारे यहाँ इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के जो फॉरेस्ट मिलते हैं उनकी पूरी डिटेल गेन करोगे। और केरला में देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर के पास में आ गया, रेनफॉल अच्छा खासा होता है वेस्टर्न घाट में। तो ऐसे में वहाँ पर पेड़ों की कटाई किसकी हुई, टीक, सैंडलवुड एंड रोजवुड। तो ऐसे में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पूरी डिटेल गेन करनी है, एग्जाम्पल के तौर, एग्जाम्पल भी जरूर देख लेना, ठीक है। और एक उधर ही आपको देखा मिलेगा नीलगिरी हिल्स में शोला फॉरेस्ट, उनके बारे में भी जरूर देख लें। ये एक तरीके के टेम्परेट फॉरेस्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाइट्स पे मिलते हैं नीलगिरी हिल्स में, ठीक है। तो ये कुछ कंटेंट है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। इन शॉर्ट, फॉरेस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, इंडिया में कहाँ कहाँ पर किस तरीके का फॉरेस्ट या फिर ये जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ये मिलते हैं, देखोगे आप ये डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज है कि मॉनसून जो है वो 10 दिन के अंदर 80% इंडिया को कवर कर चुका है और दिल्ली में जल्दी ही बारिश अच्छे से होने वाली है, शुरुआत होने वाली है। तो बेसिकली 3 जून को ऑनसेट हुआ मॉनसून का, 2 दिन से डिले हुआ केरला के मालाबार कोस्ट पे। फिर उसके बाद में ये साउथ वेस्ट मॉनसून लगातार एडवांस कर रहा है और आज 10 दिन के अंदर अंदर, आज 14 तारीख ही तो है, 80% ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का कवर हो चुका है मॉनसून से, ठीक है। ये रिपोर्ट दी गई है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा संडे को, मतलब कल। और दिल्ली में भी आप देख सकते हो नॉर्मल बारिश होनी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मॉनसून की बात करो, चंडीगढ़ और दिल्ली की बात करें तो जून 26 से 27 के बीच में आता है, जो कि अब की बार आप मान के चलो 10 दिन एडवांस है, इतनी जल्दी बारिश आ चुकी है। इसके अलावा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड, बिहार की बात करो, या कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करो, मुजफ्फराबाद के रीजन की बात कर लो, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मतलब नॉर्दर्न इंडिया हो गया, ईस्टर्न इंडिया हो गया, इन सभी रीजन में लगभग ये पूरा मिलाकर के ज्योग्राफिकल एरिया 80% अगर बनाएं तो ऐसे में मॉनसून इस 80% एरिया को कवर कर चुका है। अगर लिमिट्स की बात करें, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ द मॉनसून, इसमें आप देखो दीव, सूरत, ऐसे नंदुरबार, भोपाल, ये रीजन है जहां पर भी मैक्सिमम लिमिट तक जा रही है रेनफॉल की। अगर आप वो देखें तो ऐसे ही में मॉनसून की एक्सपेक्टेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूपी, हरियाणा और दिल्ली ये, और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट और पंजाब, ये भी अब जल्दी कवर हो जाएंगे। राजस्थान की अगर बात करें तो अभी वहाँ पर पूरा कवरेज नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन ऐसी है कि फेवरेबल मानसून रहने वाला है, बस थोड़ा सा डाउट है तो वो राजस्थान पर। राजस्थान में तो आपको पता ही है कि वेस्टर्न राजस्थान में डेजर्टिक एरिया है। अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूँ राजस्थान के मैप से रिलेटेड, जिसमें पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं, नहीं देखे तो आप जरूर देखना उसको, ठीक है। तो ऐसे में आईएमडी डिपार्टमेंट के द्वारा ये बोल दिया गया है। इसके अलावा नॉर्दर्न उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले रीजन की अगर बात करें तो बोलो वहां पर लो प्रेशर बन रहा है। अब लो प्रेशर बन रहा है तो इसका मतलब मानसून को और ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन बनेगा। इसका मतलब आप समझो सिंपल सा कि अगर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और यहाँ से हवाएं इधर जा रही हैं तो ऑटोमेटिकली हवाएं और खींचेगी कि नहीं इधर। अगर यहाँ पे लो प्रेशर है तो हवाएं जितनी ज़्यादा खींचेगी उतनी ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट आएगा, उतना ही ज़्यादा मानसून इंटेंसिफाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर ट्रफ की बात करें, वही लो प्रेशर वाली, तो वो पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न मतलब पंजाब से लेकर के नॉर्थ वेस्टर्न बे ऑफ बंगाल तक बना हुआ है। इसका मतलब ये हो गया
पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पंजाब इधर है ऊपर, ठीक है, यहां से लेकर के पूरा लो प्रेशर बेल्ट में बना हुआ है, तो ये सारी हवाएं इसीलिए साउथ वेस्ट मानसून की इस तरफ खिंचती चली आती है। तो ऐसे में बारिश अब की बार अच्छी होने के चांसेस पूरे दिखाई दे रहे हैं। अरेबियन सी से जो हवाएं चलती हैं, जिनको हम वेस्टर्लीज विंड बोलते हैं, वेस्टर्लीज का मतलब आप जानते हो, जो हवाएं वेस्ट से ओरिजिनेट होती हैं। और हमारे कैसा मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून, सिंपल सा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरफ से हवाएं हमारे उठती है, यहां से ओरिजिन, तो ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट मानसून। तो ये हवाओं का ओरिजिन वेस्ट से हो रहा है, तो इनको वेस्टर्लीज भी बोल दिया जाता है। तो ऐसे में बारिश अच्छी होने के चांसेस हैं, यही मेन बात है। बाकी स्टेट्स में कौन से में कहाँ पहुंचेगी टाइम पे, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी तो आप जानते ही हो, बाकी डेटा जो भी आएगा देख लेंगे, ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटी दिख रही है, और अभी भी कहीं ना कहीं जितना अभी 10 दिन के अंदर बारिश होनी थी, उससे भी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जैसे केरला में, ठीक है। केरला में थोड़ा सा डेफिसिट अब की बार नहीं, हर बार रेनफॉल ज़्यादा होता है। बाकी कर्नाटका, महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन में अच्छा खासा बारिश हुई है वहाँ पे, ठीक है। आगे और देख लेंगे, रिपोर्ट आती रहेगी, अभी मानसून अभी स्टार्ट हुआ है। आगे चलते हैं अब एक्सप्लेन पेज पे। एक्सप्लेन पेज पे पेपर क्लिप में आया है कि भाई स्टडीज़ एग्जामाइन कर रही हैं कि कोविड का इफेक्ट ह्यूमन किडनी पे है कि नहीं। देखो इसमें इतना तो क्लियर नहीं है, बाकी ये बताया जा रहा है कि किडनी पे भी इसका असर कहीं ना कहीं पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ह्यूमन किडनी की जो सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज पाई गई हैं, जो पीड़ित लोग थे कोविड से, ठीक है, इंजरी देखी गई है। पर उसमें वजह ये है कि क्या कोविड-19 की वजह से हुआ है, इस वायरल इन्फेक्शन की वजह से वो डैमेज हुआ है, या फिर जो उसके चलते जो एक्स्ट्रा बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम करना ज़्यादा शुरू कर देता है, उसका रिजल्ट है, या फिर कोई और वजह है। तो ऐसे में अभी क्लैरिटी नहीं है, पर हाँ इसका असर कोविड पेशेंट की किडनीज पर देखा गया है। क्लैरिटी नहीं है किस वजह से, पर हुआ है ये ज़रूर है, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टिग्रे क्राइसिस। देखो इथियोपिया आप देख सकते हो, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं 4 कंट्रीज़। ये मैप आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है सोमालिया, ये है जिबूती, ये है एरिट्रिया और ये है इथियोपिया। ये नाम आप ध्यान रखोगे, ये चारों कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। इनमें से इथियोपिया जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है इसमें। यहाँ पे नॉर्थ में ये टिग्रे प्रोविंस है यहाँ का। अब बेसिकली होता क्या है जी कि 2020 में सितंबर में यहाँ टिग्रे की सरकार और इथियोपिया की जो फेडरल सरकार है, इनके बीच में खींचतान शुरू हो गई, और ऐसे में एक सिविल वॉर का रूप ले चुकी है ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो था। देखो यहाँ पे इथियोपिया की फेडरल गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी ऑफ टिग्रे रीजन, जो कि नॉर्दर्न रीजन में लोकेटेड है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और उसी कॉन्फ्लिक्ट को चलते आज कितना टाइम हो गया, सितंबर से लेके आप भी जानते हो 3 और 5 7 लगभग 9 मंथ्स की बात हो चुकी है, अभी तक भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में क्या हो गया, वहाँ पर एक फेमीन आ गया। दैट मीन्स लोग जो हैं भुखमरी का सामना कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पे पूरी डिटेल में बताई हुई है। तो देखो कई बार क्वेश्चन यूपीएससी में कैसे आते हैं, वो ये मैच द फॉलोइंग में नाम लिख दिया जाएगा टिग्रे, और इधर लिख दिया जाएगा इथियोपिया। कोई और इथियोपिया हो तो आप ज़रूर हाँ कर देना, और इथियोपिया की जगह कोई और दूसरा कंट्री का नाम लिख दे, एरिट्रिया भी लिख दे, तो आप नो कर देना उसको, ठीक है। यहाँ पर एक यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी चीज़ें वहाँ की लोकल चीज़ें बताई हुई है। जैसे कि नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कमीशन ने पता किया कि किस तरीके से कितने लोग मर रहे हैं। देखो फेडरल गवर्नमेंट तो डिनाई कर रही है कि इतने लोग नहीं मर रहे हैं, पर ज़्यादातर लोग परेशान हो रहे हैं भुखमरी के चलते, ठीक है। एक चीज़ क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि एक बार आया भी था, 2019 में था, 2020 में था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, प्रीलिम्स में, जिसमें ये पूछा गया था कि अभी इन मतलब कौन से कंट्रीज़ का ग्रुप, मतलब 4 कंट्रीज़ के ऑप्शन में 4 ग्रुप बना दिए, और क्वेश्चन ये था कि फेमीन कौन से कंट्रीज़ में चल रहे हैं, वो भी सिविल वॉर्स के चलते हैं, जिनमें सीरिया, सूडान और ये यमन, इनके नाम थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो इथियोपिया भी उसी लाइन में ऐड कर देना अब आप। सिमिलरली फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी ये कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड, इनकी बात अगर की जाए तो बहुत ही सीवियर क्राइसिस अभी चल रहा है इथियोपिया के टिग्रे में, और टिग्रे में ही नहीं, इथियोपिया में पूरे में इसका असर देखने को मिल रहा है। फेमिन की कंडीशन यहाँ पे बताई जाती है, लगभग 3.5 लाख जो इंडिविजुअल्स हैं 6 मिलियन में से, है ना, वो अब बहुत बुरे हाल, खस्ता हालत ज़िंदगी जी रहे हैं अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा बस वो पर्टिकुलर उस वहीं से रिलेटेड है, इतना कुछ हमारे लिए काम का है नहीं।
ठीक है। फिर एक ये कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 2417, ये किससे रिलेटेड है? आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड हंगर। ये ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि यूएनएससी का रेजोल्यूशन 2417 अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है? तो ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड हंगर से रिलेटेड है, ये ध्यान रखोगे। ये 3 साल पहले पास हुआ था, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये जो क्राइसिस चल रहा है इसको टैकल करने के लिए। वैसे अभी तक इस मुद्दे पे पूरी ओपनली बात नहीं हुई है, अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या आगे काम करती है। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है एक सरकार का, वही वहाँ पर सरकार फेल हो रही है, तो ऐसे में सवाल बहुत भारी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज से ही, इन पैंडेमिक 4 फूड रिकॉर्ड्स। अब चारों फूड रिकॉर्ड को आप देखेंगे यहाँ पर, पहले तो नाम जान लेते हैं। नाम तो एक है ऑफ टेक, रिकॉर्ड ऑफ टेक मतलब खाना बांटा गया बहुत ज़्यादा। नंबर 2 रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट, खरीदारी ज़बरदस्त की सरकार ने। नंबर 3 रिकॉर्ड स्टॉक, मतलब जो एफसीआई के गोडाउन्स हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। नंबर 4 रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी शानदार हुआ है। तो जानेंगे इनकी सारी चीज़ों को कि ऐसा क्यों हुआ और क्या क्या इनके मेन पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि क्या रिकॉर्ड ऑफ टेक क्यों बोला जा रहा है, क्यों इतना ज़्यादा बांटा गया फूड ग्रेन, ये कही जा रही है बात, जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको पता होना चाहिए। फूड, हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करता है हमारा, जो कि अभी उसी के तहत कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक के टाइम पे फूड अवेल कराया गया है जो भी गरीब परिवार हैं उनको। तो सबसे पहला रिकॉर्ड हम देखते हैं ऑफ टेक, दैट मीन्स बांटा गया खाना या फिर फूड ग्रेन को यूज किया गया, यूटिलाइज किया गया। 2019-20 का ऑफ टेक अगर बात करें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, तो गोडाउन एवरेज अगर बात करें, गोडाउन जो भी इनके पास में, हार्डली 62 मिलियन टन जो है एक साल के अंदर बाहर निकला था। ठीक है, जो कि 2012-13 में शुरुआत हुई थी, ये मान के चलो आप, जब से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था। ठीक है ना, तो ऐसे में आप देखोगे 62 मिलियन टन 2019-20 में एक तरीके से ऑफ टेक था, राइट, जो कि 2017-18 में हाईएस्ट था, उससे भी ज़्यादा निकल गया था। अगर हम देखें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, वो भी यूपीए रिजीम के टाइम पे, यूपीए सरकार जो चल रही थी उस टाइम पर, और एनरोलमेंट कितना हुआ था, लगभग 81.35 करोड़ इंडियंस का, कि हाँ भाई इनको खाना मिल जाएगा। और खाने का देने की व्यवस्था भी क्या थी कि वो 5 किलोग्राम, एटलीस्ट 5 किलोग्राम उनको गेहूं या फिर चावल मिल जाएगा। रेट क्या रहेगी जी, एक इंडिविजुअल के हिसाब से देखना, फैमिली के हिसाब से नहीं। अगर गेहूं ले तो 2 रुपये किलो, चावल ले तो 3 रुपये किलो मिल जाएगा। इसमें आप देखोगे तो एनुअल फूड ग्रेन अलोकेशन की बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, तो इसमें यह था कि 35 किलोग्राम मंथली राशन दिया जाएगा हाउस होल्ड को। ठीक है, और उसमें कितने हाउस होल्ड, लगभग 2.37 करोड़ पुअरेस्ट ऑफ पुअर को ये फ़ायदा मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह आ जाता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें एक इंडिविजुअल को 5 किलोग्राम फूड ग्रेन लेने की व्यवस्था है, जो कि 2 रुपये किलो गेहूं ले सकता है, 3 रुपये किलो चावल ले सकता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोग्राम। फिर बात आ जाती है गरीब से गरीब परिवारों की, तो उनको बोला जाता है पुअरेस्ट ऑफ पुअर। तो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो अंत्योदय अन्न योजना है उसका प्रोविजन किया हुआ है। उसकी अगर बात करें तो 35 किलोग्राम मंथली बेसिस पे उस एक गरीब हाउस होल्ड को फ्री में खाना दिया जाएगा। ठीक है, और वो दिया जाएगा कितना, 2.37 करोड़ फैमिलीज को। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखो कि कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है, फैमिलीज तो नहीं, मतलब 2.37 इंडिविजुअल्स को ओवरऑल, पर हाउस होल्ड के हिसाब से मिलेगा। तो ऐसे में ओवरऑल अगर देखो तो ऑफ टेक जो है वो इतना ज़्यादा है कि जो पिछले कभी भी नहीं हुआ। सही में पेंडेमिक लगातार चलता आ रहा है, तो नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन लगने के बाद में शुरुआत हो जाती है किस चीज़ की, एक और स्कीम की, जिसको हम बोल देते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो आप 3 चीज़ें आप समझ गए ना, एक तो हो गया पीडीएस सिस्टम, एक हो गया अंत्योदय अन्न योजना, और एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत इंडिविजुअल्स को 5 किलोग्राम फूड ग्रेन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात की थी। पिछले साल अप्रैल से नवंबर 2020 तक था, अब की बार फिर से स्टार्ट किया गया। तो ऐसे में ऑफ टेक क्या है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इन तीनों चारों स्कीम्स को अगर आप मर्ज करोगे तो नंबर 1 क्लियर है। आ जाओ अब दूसरे पे,
प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, खरीदारी की, कि सरकार ने कितना फूड ग्रेन खरीदा। प्रोक्योरमेंट की बात करें तो देखो पीडीएस सिस्टम अगर आज काम कर रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं काम किस पे बेसिस होता है कि सरकार जो है वो एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किए जाते हैं, जैसे कि हमने अभी शायद 4 या 5 दिन पहले न्यूज़ देखी थी कि सरकार ने खरीफ सीजन के लिए, अब बुआई होने वाली है, 15 जून हो गई कल से, अब बुआई शुरू हो जाएगी खरीफ की, ठीक है। तो बोलो खरीफ सीजन के लिए सरकार के द्वारा एमएसपी डिक्लेयर कर दी गई है, जिसमें हाइक देखा गया है और सबसे ज्यादा हाइक था तिल की रेट में, ठीक है। चावल की प्राइस भी राइज हुई है, ऑयल सीड्स की भी प्राइस राइज हुई है, ठीक है। तो वो एमएसपी इसलिए डिक्लेयर की जाती है कि सरकार जो है वो फार्मर्स की वेलफेयर भी इंश्योर कर सके और जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा महंगा अनाज या खाने की चीज़ें ना खरीदनी पड़े, उनकी भी सुविधा देखनी होती है। तो ऐसे में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करता है। तो प्रोक्योरमेंट की बात भी करें तो प्रोक्योरमेंट भी रिकॉर्ड लेवल हुआ है, जिसमें वीट प्रोक्योरमेंट देखोगे तो 42.3 मिलियन टन हुआ है और राइस प्रोक्योरमेंट देखोगे तो 55.4 मिलियन टन है, जो कि पिछले साल ये था फिगर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रोक्योरमेंट स्पाइक देखने को मिला है। इसमें भी आप देखो कि जैसे ही इकोनॉमिक डिसरप्शन आया, लॉकडाउन लगाया, तो लोग कहां चले गए, गांव में माइग्रेट करके। तो नरेगा जैसी स्कीम, जो कि फिर से यूपीए की लेगेसी प्रोग्राम है, जिसमें नरेगा जैसी स्कीम ने वहां पर उनको भूखे नहीं मरने दिया। वो बात ठीक है कि उनकी डेली की वेजेस थे वो इतने नहीं थे, पर इतने नहीं थे कि जितने वो कमाया करते थे सिटीज में, पर हाँ इतने तो थे कि वो कम से कम भूखे नहीं मरे और अपने परिवार का पालन आसानी से कर पाए। देखो अभी प्रीवियसली हमने देखा किसानों का कितना प्रोटेस्ट हुआ था 3 फार्म लॉज को लेकर के। तो अब देखो 3 फार्म लॉज के आने के बाद में एक तो सरकार ने एश्योरेंस दे दी कि भाई एमएसपी को हम बंद नहीं कर रहे हैं, जबकि हमने एमएसपी बढ़ा दी, और जो हमने देखा अभी खरीफ वाला। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट भी देखोगे ओवरऑल तो 3 फार्म लॉज के आने के बावजूद 238,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रोक्योरमेंट किया जा चुका है। और इसमें फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ है, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को, जो कि खुद मेन लीडर थे इस प्रोटेस्ट को लेकर के। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अभी मुद्दा ऐसा है कि प्लस प्लस आ गया 2 चीजों में। सरकार ने खरीदारी भी अच्छी की है तो गरीब लोगों का पेट भरने में भी पीछे नहीं रहा। इसके अलावा फूड ग्रेन स्टॉक की बात करें, आज एफसीआई के पास में अगर बात करें तो फूड ग्रेन स्टॉक की बात करें तो ऑल टाइम हाई है, लगभग 109.44 मिलियन टन, 1 जून का डेटा है ये। जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 93 मिलियन टन से भी ज्यादा अनाज जो है वो गरीबों में बांटा जा चुका है। तो ऐसी परिस्थितियों में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो इकट्ठा किया हुआ अनाज है वो हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, ठीक है। देखो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो इकोनॉमिक कॉस्ट बियर करता है उसमें देखो क्या क्या चीज आती है, प्रोक्योरमेंट, खरीदारी करना, फिर उसको हैंडल करना प्रॉपर्ली, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, गोडाउन्स में स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना ग्रेन्स को। इन सब को मिलाकर के अगर देखो तो राइस के 1 किलोग्राम के ऊपर एफसीआई का खर्चा होता है लगभग 40 रुपया और गेहूं के ऊपर होता है लगभग 27.4 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। अब आप देखोगे कि यहां पर प्रोक्योरमेंट अगर ज्यादा हो गया तो आपको गोडाउन्स में रखना पड़ेगा, तो वहां पर इकोनॉमिक कॉस्ट राइज होगी। तो ऐसे में एफसीआई ने क्या किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो बांटा गया है अनाज, उसमें आप देखो कि लगभग यहां पे सेविंग कर ली 1 किलोग्राम के ऊपर 5.40 रुपए की। अब आप देखो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक तरफ तो इकोनॉमिक कॉस्ट को रिड्यूस भी करना चाहता है और दूसरी तरफ गरीबों को खाना भी चाहिए। तो ये विन विन सिचुएशन हो गई। कैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास में एक्सेस में स्टॉक था तो उसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री में बांट दिया। फ्री में बांटा तो एफसीआई के ऊपर जो एक्सेस में फूड ग्रेन अवेलेबल था उसका जो कॉस्टिंग आ रही थी वो कुछ ऐसी थी, 1 किलोग्राम के ऊपर 5.4 रुपए, वो बचा लिए इसने। तो ओवरऑल आप देखोगे ना तो जितना खर्चा प्रोक्योरमेंट में था उससे ज्यादा फायदा तो एफसीआई ने फ्री में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों में अनाज बांट करके कर लिया। ये चीज यहां पर आ जाती है। तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं हमने फूड ग्रेन स्टॉक की भी बात की, ये भी रिकॉर्ड था। फिर बात आ जाती है एक्सपोर्ट की। देखो जी एक्सपोर्ट राइज तो हुआ है पर उसके पीछे वजह है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे असिस्टेंस प्रोवाइड की है। एक्सपोर्ट वाला वो पैसे वाला एक्सपोर्ट नहीं हुआ है ज्यादा। सरकार ने तो किसानों को तो फायदा दिया, उसमें डाउट नहीं है, पर अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें
तो हमने जितना भी खाना बाहर भेजा है, जितने भी फूड ग्रेन भेजे हैं, तो वो असिस्टेंस है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के बेसिस पे। देखो एक फायदा क्या हुआ है फार्मर्स को, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सीरियल प्राइस इंडेक्स, जिसको हम इतने दिनों तक फूड प्राइस इंडेक्स के नाम से देख रहे थे, उसमें सीरियल्स के लिए जो पर्टिकुलरली आती है, फूड ग्रेन्स के लिए ना, उनकी बात करें तो 95 मंथ्स का हाईएस्ट लेवल पे उनकी प्राइस चल रही है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसका भी कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। तो ऐसे में देखो किसानों ने मेहनत की, अबंडेंटली प्रोडक्शन किया, मॉनसून फेवरेबल रहा, तो ऐसे में ये चारों इंडिकेटर्स पे हमारी एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म कर गई है। सरकार के पास में पीडीएस सिस्टम की बात करें तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। देखो आईएमएफ चीफ ने ये कहा कि 1 बिलियन वैक्सीन्स हैं, वो तो देखो स्टार्ट है, G7 कंट्रीज की बात है। बेसिकली आईएमएफ की अगर चीफ की अगर बात करो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर जिनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जियावा, ठीक है, जॉर्जिवा, तो इन्होंने ये कहा है, ये कॉन्फ्रेंस में थे और ना G7 लीडर्स के साथ में जब मीटिंग चल रही थी, G7 मीटिंग कंट्रीज़ की, तो बोले ये तो बहुत कम है, अभी तो हमें करना और भी है, पर हाँ चलो शुरुआत तो हुई, ये चीज़ इन्होंने बोली। साथ में इन्होंने ये कहा कि पुअर कंट्रीज़ को सपोर्ट हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में अगर देखो तो क्राइसिस बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। तो गरीब देशों की अगर सहायता करनी है हमें, तो लगभग 650 बिलियन डॉलर्स के SDRs हमें और रिलीज़ करने पड़ेंगे। दैट मीन्स IMF की करेंसी है ये, करेंसी तो क्या बोलो, एक स्पेशल लीगल टेंडर बोल दो IMF के हिसाब से, ठीक है, जिसको आप बोलते हो स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसमें क्या होता है कि जो भी कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी करेंसीज़ का, उनका कंट्रीब्यूशन ले लिया जाता है। फिर उसके बाद में जिस कंट्री ने जितना कंट्रीब्यूशन किया वो नंबर्स फिक्स हो गए कि हाँ इसने 5 किए, इसने 6 किए, इसने 8 किए, इसने 2 किए। अब देखा जाता है एक एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या है, मतलब वेटेज आप फिक्स कर लोगे और उन वेटेज के हिसाब से फिर एवरेज निकाल लोगे, तब आपको आ जाएगा SDR। तो SDR एक तरीके की करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे हमने देखा था इंडिया में हम SDR को रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे में बोलो गरीब देशों को सहायता देने की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये चीज़ यहाँ पे इनके द्वारा बोली गई, ठीक है। बाकी तो देखो नॉर्मल चीज़ें बताई जा रही है, ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, मेन तो बात थी वो देख ली। अब आपको थोड़ी सी टास्क है, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF दो इंपॉर्टेंट है, पढ़ो उनके बारे में, ठीक है। अब ले लेते हैं न्यूज़पेपर की पूरी समरी। शुरुआत करते हैं इकोनॉमी पेज से, रिवर्स चलेंगे, ठीक है। देखो बच्चों के लिए वैक्सीन देने की बात हो रही है, सरकार ने प्लान कर लिया कि 80% जनसंख्या को हम वैक्सीन देंगे और उसमें भी 12 से ज़्यादा उम्र के सारे आ जाएंगे, ठीक है, बड़े बूढ़े 12 से ज़्यादा उम्र के, ठीक है। और इसमें कोवैक्सीन जो है ना, वो कैंडिडेट जल्दबाजी कर रहा है, मतलब जल्दी कर रहा है, जल्दबाजी नहीं, सॉरी, जल्दबाजी थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, जल्दी करेगा, जल्दी सप्लाई अपनी तरफ से इंश्योर करने वाला है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि सरकार ने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की है कि हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी हमारी रिड्यूस करें। इस किसवे, क्रूड ऑयल की बात करें, क्योंकि आप देख सकते हो पेट्रोल डीजल के भाव क्या आसमान छू रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर में हमारे यहाँ पर 38.1 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल प्रोड्यूस हुआ था, जो कि घटकर के 2020-21 में केवल 30.5 मिलियन मैट्रिक टन ही हो गया। तो ऐसे में हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था ना, वो घट और गया। एक तो ये वजह। दूसरी, आप देखते हो कि आज हमारे पास में अगर हम क्लाइमेट चेंज को भी दिमाग में रखें तो रिन्यूएबल एनर्जी पर हमें ज़्यादा रिलाई करना है। तो ऐसे में सरकार जो है वो देखो शिफ्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ धीरे धीरे। तभी तो आपको पता होगा कि जब भी हम बात करते हैं पेट्रोल डीजल की प्राइसेस की, तो क्या कहा जाता है कि टैक्सेस, कार्बन टैक्स इसलिए कंटिन्यू रखना पड़ रहा है जिससे कि लोग जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ धीरे धीरे पुश होने लग जाएं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अभी आप देखोगे ONGC, ऑयल इंडिया, ये हमारे मेन जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं हाइड्रोकार्बन्स के, उनका आउटपुट बहुत कम है। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है क्रूड ऑयल की, उसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी खाली होता रहता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक अच्छा ऑप्शन है। इसी के चलते हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सिमिलरली यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की बात भी की जा रही है। तो उन्होंने ये कहा कि शेल के ऊपर अब डिपेंड नहीं करना है। दैट मीन्स ये जो हम क्रूड ऑयल या फिर हाइड्रोकार्बन्स निकाल रहे हैं, इनसे हमें धीरे धीरे निकल जाना है बाहर। इवन ये कह दिया कि 2050 आते आते कार्बन एमिशन को हमें नेट जीरो तक पहुंचाना है। ये बात बोली जा रही है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो ऐसे में आपके ऊपर सवाल ये है, IEA के बारे में पढ़ो, क्या इंडिया इसका मेंबर है,
क्या क्या इसके द्वारा रिपोर्ट्स रिलीज की जाती हैं, वो सारी चीज़ें आप देखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा देख सकते हो आप इकोनॉमी पेज पे कि आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा ये कहा गया कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स जो एनआईसी है ना, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, बोलो वहाँ पर कोई ईमेल की ब्रीच नहीं हुई। तो देखो साइबर अटैक तो एक कॉमन चीज़ हो गई है, तो ऐसे में आईटी रूल्स आप अच्छे से याद रख लो, जिसके बारे में वीडियो बनाई हुई है, मैं अच्छे से बता चुका हूँ, देख लेना। या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को थोड़ा अच्छे से समझ लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखें, कुछ और तो मुझे लग नहीं रहा जिसके बारे में हमें समरी लेनी हो। आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स पेज पे छोटी सी न्यूज़ है, नोवाक जोकोविच, ठीक है, ये सर्बियन प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर। इन्होंने राफेल नडाल जो कि फ्रांस के हैं, उनको हरा करके, स्पेन के हैं, सॉरी स्पेन के हैं वो, ठीक है, राफेल नडाल, फ्रांस का दिमाग में आ गया, उनको हरा करके फिर बाद में फ्रेंच ओपन जीत लिया। फ्रेंच ओपन बेसिकली क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, क्ले कोर्ट पे। ये अलग अलग होते हैं, ग्रास कोर्ट होता है, क्ले कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट होते हैं ये, राइट, अलग अलग कोर्ट। जो प्लेटफॉर्म होता है ना, जो स्टेडियम में जो मेन फ्लोर होता है, उस फ्लोर के लिए ये होता है, क्ले का बना हुआ, तो क्ले कोर्ट बोल दिया जाता है। ग्रास का बना, जैसे विंबलडन की बात करें जो कि यूके में खेला जाता है, वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, यूएसए वाला है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऐसे में ये क्या है, एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं ये अपने आप में, ठीक है, जिनको ग्रैंड स्लैम्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये टेनिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाना। अब आगे देखते हैं। फ्रंट पेज पे देखें तो सीबीएसई ने ये कहा है कि भाई 12वीं क्लास के जो मार्क्स अगर आप डिसाइड करो तो उसके बेसिस पे आप उसके लिए आप 10th क्लास के मार्क्स देख लो, 11th में क्या स्कोर रहा और प्री बोर्ड्स में क्या स्कोर रहा, ये इस पे बातचीत चल रही है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, अभी क्लियर कुछ है नहीं। G7 की हम बात कर ही चुके हैं। इधर देखो सेकेंड वेव में कितने ज़्यादा डेथ रेट इंक्रीज हुई है। महाराष्ट्र में 1 अप्रैल को डेथ थी टोटल 56,262, जो कि बढ़ करके जून 12 को कितनी हो गई, 1,11,309, 97% का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब जस्ट डबल डेथ्स हो गई। सिमिलरली आप देखोगे कर्नाटका में 160% से डेथ रेट इंक्रीज हुई है, मतलब जितना थे उसका 2.5 गुना लोग मर चुके हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा कितने, 1.5 गुना एक्स्ट्रा मर गए। सिमिलरली तमिलनाडु में 129, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पिछले 6 हफ्तों में ओवरऑल डेथ रेट की बात करें तो वो बहुत हद तक बढ़ी है। लगभग 1 अप्रैल से लेकर अब तक इंडिया में 2.1 लाख लोगों की जान जा चुकी है। देखो ये तो ऑन रिकॉर्ड है, रियलिटी पता नहीं कितने लोग मरे हैं जिसकी हद ही नहीं है, अभी तक काउंटिंग ही नहीं है वो। ठीक है, ये चीज़ बताई जा रही है। तो डिस्कशन में देखो मेन कंटेंट था वो हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।